नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिज़ाइन थिंकिंग एंड इनोवेशन के चतुर्थ एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। आज का एपिसोड यूएनएसडीजी के ऊपर है, जो कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित है। मेरे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए 2 विषय विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनमें पहले विशेषज्ञ श्री अजय कुमार चौरसिया जी हैं। सर, आपका स्वागत है। सर एससीईआरटी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं और सर एससीईआरटी में प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं। मेरे दूसरे विशेषज्ञ श्री मनोज किशोर बहुड़ा जी हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर समन्वयक एनईपी सेल एससीईआरटी उत्तराखंड हैं और चौरसिया सर के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि सर उत्तराखंड में एसडीजी के नोडल अधिकारी भी हैं। तो उस लिहाज से आज हम अपने विशेषज्ञों से बहुत कुछ लेकर जाएँगे। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्य यानी यूएनएसडीजी ये क्या है सर? सर सबसे पहले तो आपको सर बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस महत्वपूर्ण जो ये परिचर्चा में जो है कि बुलाया और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि आपके द्वारा जो कि बताया गया कि यूएनएसडीजी जिसका हिंदी में जो पूरा नाम है वो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। अ, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास जो लक्ष्य है, इसमें टोटल हमारे 17 गोल हैं और इन 17 गोलों का जो निर्धारण है वर्ष 2015 में सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में विश्व के समस्त राष्ट्रों का एक सम्मेलन जो है कि आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 193 सदस्यों के द्वारा प्रतिभाग किया गया और उन उस सम्मेलन में इन 17 लक्ष्यों को जो खास तौर से जो है कि विश्व के समक्ष जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दों के रूप में जो है कि उपस्थित जो है कि हुए थे, उन मुद्दों को जो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया और इसे 2016 से 2030 के बीच जो है कि प्राप्त करने का जो है कि अपना लक्ष्य जो है कि घोषित किया हुआ है। और इसके बारे में थोड़ा-सा यदि हम विशद अगर हम बात करें, तो थोड़ा-सा हम स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पर हम अगर हम देखें, तो जो सतत जो विकास लक्ष्य है, ये एक प्रकार का जीवन शैली है और इस जीवन शैली में व्यक्ति जो है कि अपने वर्तमान जो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करता है कि जिससे हमारे आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, उनके लिए संसाधन जो है कि सुरक्षित रहे और संवर्धित रहे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में वो संसाधन किसी भी प्रकार से कम ना हो, ये इस बात को जो है कि इंडिकेट करता है। तो जो ये सतत जो विकास जो लक्ष्य है, ये मुख्य रूप से जो है कि 4 जो है कि एरियाज़ पर आधारित है। पहला जो है कि आपका आर्थिक समृद्धि है, दूसरा जो है कि सामाजिक समावेश है और तीसरा जो है कि एनवायरमेंटल जो है कि प्रोटेक्शन है और चौथा जो है पार्टनरशिप है। इन 4 क्षेत्रों पर आधारित जो है कि ये 17 जो है कि जो हमारे पास जो 17 जो लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उसमें से अगर हम बिंदुवार बात करें, तो जो प्रथम हमारे जो 6 जो हमारे जो लक्ष्य हैं, जिसमें नो पॉवर्टी ज़ीरो हंगर गुड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इनको हमने सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो है कि कैटेगराइज़ किया हुआ है। और 7 से लेकर के हमारे जो 15 तक के जो लक्ष्य हैं, उनको हमने इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जो है कि कैटेगराइज़ किया हुआ है, जिसमें अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को हमने रखा हुआ है, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ को हमने रखा हुआ है और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ को रखा हुआ है, रिस्पांसिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस को रखा हुआ है, क्लाइमेट एक्शंस को रखा हुआ है और लाइफ बिलो वाटर एवं लाइफ ऑन लैंड को जो है कि हमने कैटेगराइज़ किया हुआ है। जो तीसरा जो हमारा कैटेगरी है, जो जिसमें हमने विश्व के समस्त राष्ट्रों का आह्वान किया है पार्टनरशिप के लिए, जिसमें हमने जो है कि पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस और 17वें गोल के रूप में हमने पार्टनरशिप को रखा हुआ है। इसके अंतर्गत में हमने इनको कैटेगराइज़ किया हुआ है। ये जो 17 सभी लक्ष्य हैं, ये जितना वैश्विक स्तर पे महत्वपूर्ण हैं, उतना ही महत्वपूर्ण जो है कि हमारे लोकल स्तर पर भी उपलब्ध हैं। देखिए, इन सभी लक्ष्यों का सबसे खास इन सभी लक्ष्यों के संदर्भ में सबसे जो खास बात है, चाहे संदर्भ हमारा उत्तराखंड की हम बात करें या हम भारतवर्ष की बात करें
या विश्व के किसी भी राष्ट्र की बात करें या कम्युनिटी की बात करें, ये जो हमारे 17 जो लक्ष्य हैं, ये समान रूप से जो कि प्रासंगिक और जो है कि महत्वपूर्ण हैं। यदि हम सपोज़ अगर हम गरीबी की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं और वाटर सैनिटेशन की बात करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उत्तराखंड में ये बिंदु जो हैं, ये जो लक्ष्य हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड सरकार के द्वारा गरीबी के ऊपर बड़े महत्वपूर्ण जो है कि कार्यों को जो है कि किया जा रहा है। और गरीबी के अंतर्गत में अगर हम देखें स्लाइड पे, तो नो पॉवर्टी जिसमें हमारा एसडीजी का गोल 1 है, इसपे वैश्विक स्तर पे जो है कि मल्टीपल जो है कि पॉवर्टी इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को जो है कि लिया गया है और भारत सरकार के द्वारा भी जो है कि मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स को जो है कि उसी तरीके से आत्मसात किया गया है। और इसमें जो गरीबी की जो परिभाषा है या जो उसका जो आधार है, वो बहुत ही जो है कि व्यापक है। इसमें टोटल जो है कि 12 इंडिकेटर्स को जो है कि हमने लिया हुआ है और इन 12 इंडिकेटर्स के आधार पर जो उत्तराखंड का जो प्रदर्शन है, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में यदि हम गरीबी की बात करें, 2015 से 2019 और 21 के बीच में ड्रेस्टिक जो है कि उत्तराखंड के द्वारा जो कि इम्प्रूवमेंट किया गया है, वो जहां 2015-16 में जो हमारी गरीबी थी, वो 21.87 थी वो 2019 और 21 में घट करके 10.84 हो गई। वहीं अर्बन एरियाज में जो हमारा गरीबी था, वो 9.89% से घट करके 7% हो गया है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे इंडिकेटर हैं, चाहे वो हंगर की बात हो या फिर जो है कि गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करें या क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, उन सब में जो है कि बड़ा ही अच्छा परफॉर्मेंस जो है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आपके कहने का जो मैं मर्म समझा हूँ वो ये कि जो यूएनएसडीजी के ये 17 गोल्स हैं, ये लोकल हो या वैश्विक स्तर पर होने वाली समस्याएं, इनका एक इनसे लड़ने का या इन इन चुनौतियों का सामने करने का छात्रों को या युवाओं को या किसी को भी एक ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न के लिए। सर, भुवना सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो सतत विकास लक्ष्य हैं, ये छात्रों के लिए जानना क्यों जरूरी है? जी सर, जैसा कि अभी चौरसिया जी ने पूरे जो हमारे 17 यूएन एसडीजीज हैं, इनके बारे में पूरी विस्तार से अपनी बात रखी। तो अगर हम जो बात समझते हैं इन 17 गोल्स में, ये 17 गोल एक समृद्ध और विकसित समाज की संकल्पना के लिए हैं और एक जो हम विकसित भारत की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, विकसित विश्व की संकल्पना को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए ये 17 गोल्स हैं। और हम भली भांति जानते हैं कि जो छात्र होता है या आज जो राष्ट्र का युवा है, वो कल के भविष्य का नागरिक है, राष्ट्र का भविष्य है। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि हम 2030 तक और 2040 तक इन लक्ष्यों को लेकर चल रहे हैं, तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होने वाली है, वो आज के छात्रों की होने वाली है। हम चाहे तो वैश्विक प्रगति में भारत की बात करें, आज चाहे कोई भी मुद्दा है, उसमें भारत की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस भूमिका के लिए यदि हमें अपने देश को भविष्य के लिए तैयार करना है, तो हमें भविष्य के जो हमारे नागरिक हैं, जो बच्चे हैं आज विद्यालयों में जो हैं, उनको तैयार करना होगा। उनको इन सतत विकास लक्ष्यों की जानकारी और उनसे रूबरू होना बहुत आवश्यक है। अगर हम वर्तमान की बात करें, तो छात्रों के शैक्षिक जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के इंस्पायर अवार्ड प्रोग्राम है या विज्ञान से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां हैं, उनमें अगर इन चीजों को हम जोड़ें, अभी 17 जो पूरे गोल्स हैं, चौरासी जी ने एक एक बात करी, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड हो, चाहे इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे अर्बनाइजेशन से रिलेटेड हो, भूखमरी से रिलेटेड हो, चाहे गरीबी से रिलेटेड हो, यदि बच्चे के अंदर इन चीजों के प्रति हमें कुछ भावनाएं विकसित करनी है, तो उनको इनके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए एसडीजी विश्व के परिदृश्य में भी, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी और छात्रों के वर्तमान से भी, उनसे उनको जानकारी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। तो ये कह सकते हैं कि जो एसडीजी के ये लक्ष्य हैं, ये छात्रों को बेहतर भविष्य बनाने के लिए उनमें उनकी क्या अपनी भूमिका है, वो भूमिका भी वो समझाने में मदद करते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। एसडीजी
और नवाचार यानी सतत विकास लक्ष्य और नवाचार, सर इनके बीच में क्या संबंध होता है? सर ये जो आज का हमारा जो ये टीवी मतलब शीर्षक जो चल रहा है, अभी एपिसोड जो हमारा चल रहा है, ये एपिसोड जो है कि इसी पर आधारित है सर। और जो एसडीजी है और जो नवाचार है, इन दोनों का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि हम सभी सर जानते हैं कि बच्चों के अंदर जो कि मौलिक चिंतन की जो क्षमता होती है वो प्रचुर मात्रा में होती है सर। और ये जितनी भी जो समस्याएँ हैं, जो वैश्विक स्तर पे जिन पर हम अभी हमने कुछ देर पहले जो है कि बात की, जो सतत विकास लक्ष्य के जो टोटल 17 जो गोल हैं, इन गोलों का यदि हम लोकल स्तर पर या वैश्विक स्तर पर यदि हम एक रचनात्मक समाधान चाहते हैं, तो उसके लिए हमें छात्रों को आगे करना पड़ेगा सर। क्योंकि बच्चों के अंदर जो नवीनता होती है, जो समस्याओं के प्रति जानने की जो उनकी उत्कंठा जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि बच्चे जो है कि इन समस्याओं के प्रति अगर थोड़ा-सा भी जागरूक होंगे और अपने नवाचारी विचारों को अगर यहाँ पर उनके द्वारा यदि प्रयोग किया गया, तो ये जितने भी 17 गोल हैं, जो वैश्विक समस्याओं के रूप में हैं, उन गोलों का एक बहुत ही रचनात्मक समाधान जो है कि बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो बच्चों के द्वारा उनके अंदर जो नवीन जो विचारधारा है या जो उनकी नवाचार की भावना है, उसको प्रमोट करने के लिए उत्तराखंड में शैक्षिक क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारी गतिविधियों को जो है कि क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें एक महत्वपूर्ण जो है कि विधा जो है कि प्रोजेक्ट वर्क है। क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक के बच्चों को जो है कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स में, इवन साइंस के सब्जेक्ट में भी बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जा रहा है। उनको जो है कि फील्ड विजिट पर भेजा जा रहा है। उनको समस्याओं से रूबरू होने के लिए जो है कि ग्रॉस रूट लेवल पे ले जाकर के उनको ऑब्जर्वेशन कराया जा रहा है, ताकि बच्चों का उन समस्याओं के साथ जुड़ाव हो सके और वो अपनी रचनात्मकता को या अपनी उत्सुकता के साथ जो है कि उन समस्याओं पर कार्य कर सके। अब प्रोजेक्ट वर्क के साथ-साथ इंस्पायर्ड अवार्ड है या हमारे साथ में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी के जो है कि कार्यक्रम या राज्य विज्ञान संगोष्ठी के जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जाते हैं। कौशलम कार्यक्रम हैं और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जितनी भी हमारी मेथोडोलॉजी है, वो बच्चों में रचनात्मक चिंतन को जो है कि प्रोत्साहित कर रहे हैं। और सबसे खास बात यही है कि यदि हम भविष्य की पीढ़ी से और आज की पीढ़ी से अगर हम ये चाहते हैं कि जो एसडीजी के जो 17 जो गोल, जो वैश्विक स्तर पर जितना प्रासंगिक है, लोकल स्तर पर भी उतना ही प्रासंगिक है, यदि उनका हम रचनात्मक समाधान चाहते हैं, तो हमें बच्चों के अंदर रचनात्मकता को, नवाचार को हमें प्रोत्साहन देना होगा। और ये सबसे अच्छा इसका माध्यम है कि हम बच्चों को डिज़ाइन थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के माध्यम से इन समस्याओं के बारे में बच्चों को रूबरू करें और उनके विचारों को जो है कि हम प्रोत्साहित करें। ये जहाँ तक चौरसिया जी की बातों से जो निकल के आ रही है कि ये यूएन एसडीजीज जो हमारे हैं, ये एक मतलब स्रोत हमारे लिए समस्या का बन सकते हैं। माने क्या हमारे सम्मुख मुख्य समस्याएं हैं, वो इन एसडीजीज के माध्यम से हमें जानकारी मिल सकती है। हमें किन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, और जिन क्षेत्रों में काम करने की आवश्यकता है, वो क्षेत्र बच्चों के लिए नवाचार का क्षेत्र चुन सकते हैं। तो वहां से नवाचार निश्चित रूप से जो ये हमारे यूएन एसडीजी हैं, इनसे डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हमारे पास आजकल के ये जो ग्लोबल जो इश्यूज हैं या लोकल जो इश्यूज हैं, जैसे देखिए भूखमरी हुआ या आपकी गरीबी हो गई या हेल्थ की समस्या है या महिलाओं और पुरुषों में किसी तरह के विभेद की बात है या वो वाटर या सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ये जितने भी प्रॉब्लम है ना, इन प्रॉब्लम्स को बच्चे अपने न केवल आसपास के वातावरण में महसूस करते हैं बल्कि घरों में भी महसूस करते हैं। तो बच्चे इन समस्याओं के साथ बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं और यदि हमने उनको थोड़ा-सा अगर फील्ड एक्सपोज़र दिया, उनके अंदर जो है कि मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित किया इन क्षेत्रों में, बहुत ही अच्छा समाधान जो है कि हमें एसडीजी के इन समस्याओं के ऊपर प्राप्त हो सकता है सर। धन्यवाद सर। तो जो मैं समझा हूँ वो ये सर कि नवाचार जो है वो एसडीजी में प्रगति देता है। यानी कि जो नवाचार के जो जो गोल्स हैं, ये हमारे 17 मुख्य गोल्स हैं, ये छात्र को नवाचार, सृजनशीलता, क्रियात्मकता इनको लेकर के प्रोत्साहित करता है, जिससे वो अपना विकास के साथ में राष्ट्र के निर्माण में भी मदद योगदान जी, दे सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल दे सकते हैं सर। तो चलिए सर, इसी के आगे चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। एसडीजी चुनौतियों का पहचान करने में किस प्रकार से मदद कर सकता है? जी, बहुत बढ़िया मतलब ये एक प्रश्न है। और
जैसे कि अभी हम अगर थोड़ा सा इन पर विस्तृत नजर डालें, जो ये 17 हमारे सतत विकास के लक्ष्य हैं, तो ये लक्ष्य हमारे लिए बिल्कुल एक स्टेटमेंट बन जाते हैं चुनौतियों के लिए। माना हम जो है अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। अब देखिए, विकास की बात जब हम करते हैं, तो आज क्या है, एक चुनौती विकास बन चुका है कि हमें कैसा विकास चाहिए, हमें सतत विकास चाहिए, या हम जलवायु की बात करते हैं, हम पर्यावरण की बात करते हैं, हम प्रदूषण की बात करते हैं। तो ये सारी वो चुनौतियां हैं जो इन एसडीजी से निकल के आती हैं। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां, हमें अभी पिछले दिनों देखा कि पानी की समस्या, विदर्भ, महाराष्ट्र और भारत में बेंगलुरु शहर जैसे, जिनमें पानी की विकट समस्या है। उत्तराखंड में पानी की बहुत समस्या है। बिल्कुल, और पानी की समस्या के साथ साथ स्वच्छ पानी, पीने लायक पानी की समस्या एक बहुत बड़ी चुनौती। अगर मतलब हम बात करें तो जीवन रक्षा के लिए पानी, हवा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो एक स्वच्छ जल हमें कैसे मिले, इस पर बच्चे ज्यादा से ज्यादा सोचें, क्या विधियां हो सकती हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यदि हम आते हैं, तो जो हमारे पास प्राकृतिक आपदाएं हैं, या हम देख रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्घटनाएं, शहरी क्षेत्रों में ओवर स्पीडिंग, तो ये सारी चीजें, इन पर हम कैसे नियंत्रण पाएं, या इनको नियंत्रण पाने के लिए क्या नवाचार हम कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक फील्ड जो है मिल जाता है कि वो इन पर सोचें। अच्छा, विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं, जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन में हम एक दूसरे के साथ मिल करके कैसे समस्याओं के लिए आगे बढ़े, तो इस पर बच्चे सोचें। एक विश्व बंधुत्व की भावना है, जिसके लिए कि भारत वो बहुत पुरातन काल से जाना जाता रहा है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे देश की आत्मा में है, ये इसका मूल एक मंत्र है। तो ये सारी चीजें, नैतिकता के साथ साथ विकास, और उस विकास में कैसा विकास, सतत विकास, जो कि विकास का जो कारण है वो विनाश की शुरुआत न हो वहां से। तो ये चीज सोचने के लिए ये जो हमारे सतत जो लक्ष्य हैं, यूएनएसडीज गोल, ये बहुत बड़ा एक माध्यम बन सकता है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि छात्र को सही और सटीक प्रश्नों के माध्यम से, ये कह सकते हैं, उन चुनौतियों की तह तक वो पहुंच सकता है। और जब वो तह तक पहुंचेगा तो उसका एक जो 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 रिजल्ट जो भी आएगा, वो लोकल लेवल के साथ में वैश्विक लेवल पर भी फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल, जो ये हमारे 17 यूएनएसडीजी गोल्स जो हैं, जो लक्ष्य हमारे हैं, इनके अगर हम देखें, टारगेट्स की हम बात करें, तो लगभग 169 टारगेट्स हैं, और एक एक टारगेट अपने आप में हमको एक मिशन देता है। अगर हम एक एक मिशन पर सोचें, तो हमें नवाचार के कई कार्य उसके अंदर से निकल के आ जाएंगे, कई चुनौतियां हमारे सामने आ जाएंगी, कई क्षेत्र हमारे सामने खुल जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो कार्य करने का क्षेत्र बच्चों के सामने होगा। तब आप कुछ इसमें इनपुट देना चाहें? सर बिल्कुल डॉक्टर साहब का सही कहना है कि जो एसडीजी जो गोल्स हैं, ये बच्चों के सामने जो है कि चिंतन का एक बहुत बड़ा जो है कि एरिया जो है कि क्रिएट कर रहे हैं। और यदि बच्चे बहुत सावधानी पूर्वक, अगर जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 169 जो है कि सब टारगेट्स हैं, 17 जो है कि एसडीजी गोल्स के, तो यदि हम एक-एक छोटे-छोटे अगर हम टारगेट को भी पकड़े ना, तो और बच्चों को उन टारगेट के संदर्भ में सेंसिटाइज करें, तो बच्चे बहुत अच्छा जो है कि इन समस्याओं के समाधान के संदर्भ में अपना कार्य जो है कि कर सकते हैं, और अपने मौलिक चिंतन को जो है कि वहां पर अपना प्रयोग सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सर, आपसे एक प्रश्न होगा मेरा, चौरी सर, जो ये गोल 4 है, जो कि गुणवत्ता पर शिक्षा की बात करता है, तो इसको प्राप्त करने में छात्र कैसे योगदान दे सकते हैं? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न किया सर आपने। देखिए, कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में, कौशल के क्षेत्र में या अनुभव के क्षेत्र में ज़्यादा परिपक्व होते हैं। ऐसे छात्र जो है कि जो एसडीजी के जो हमारे जो 17 जो गोल हैं, यदि हम उनको स्लाइड्स पे अगर हम देखें, 17 गोल में से अगर हम एक छोटा-सा गोल लें, जैसे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का, जो हमारा एसडीजी का गोल नंबर 6 है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास टोटल जो है कि 6.1 से लेकर के 6.6 तक जो है कि मेजर गोल हैं। उसके बाद 2 सब जो है कि गोल्स सामने आपको दिख रहे होंगे। इन छोटे-छोटे जो गोल्स हैं, अगर हम बच्चों को इन पर थोड़ा-थोड़ा ओरिएंटेशन करें, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में हम क्लीन वाटर की बात करें, आपको पता है कि पहाड़ों में जो है कि जो स्वच्छ जल की जो समस्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि इसमें उत्तराखंड सरकार के द्वारा अगर आप छोटा-सा अगर इसमें एक
इमेज देखें तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत में जो है कि जो हमारी सीएस हैं, जो राधा रतोड़ी मैडम, उनके द्वारा जो है कि 92% जो है कि हमारे आवासों में जो है कि टैप वाटर की जो है कि व्यवस्था जो है कि सुनिश्चित कर दी गई है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन टैप वाटर्स के लिए जो जल की जो व्यवस्था है पहाड़ों में वो हमारे पहाड़ों से जो छोटे-छोटे जो स्रोत हैं, जो छोटे-छोटे नौले हैं, उनके माध्यम से जो है कि ये जो जल जो है कि टैप के माध्यम से हमारे घरों में पहुँचते हैं। यदि हम उन जल के स्रोतों को संरक्षित न करें या उनके साफ-सफाई पर ध्यान न दें या जल की गुणवत्ता के ऊपर हम फोकस न करें या जो जल लगातार बहते रहते हैं, अगर उनको हम रिज़र्व न करें, तो निश्चित रूप से ये हमारे जो वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। बहुत सारे जगहों पर आपने ये भी सर नोट किया होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे जनपदों के छोटे-छोटे हिस्से हैं, जहाँ पर जो है कि जल की समस्या भी बहुत विकराल रूप में है। गर्मियों के मौसम में जो ये जो छोटे-छोटे जो जल स्रोत हैं, ये अधिकतर सूख जाते हैं। तो उस जल स्रोत के सूखने की वजह से बड़े पैमाने पर जो है कि पलायन की समस्या हो जाती है, क्योंकि जल ही जीवन है। अगर हमारे पास जल नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जो है कि हमारी आबादी जो है कि उस स्थान पर पोषित नहीं हो पाएगी। तो हमारा कोशिश ये होना चाहिए कि जो हमारे जो जल के जो स्रोत हैं, जो उनकी स्वच्छता है, जो उनकी गुणवत्ता है, उनके छोटे-छोटे हिस्सों पर जो है कि बच्चों का हम ओरिएंटेशन करें, उसके महत्व से उनको अवगत कराएँ, तो बच्चे जो है कि निश्चित रूप से जो है कि जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने में, उसको संवर्धित करने में बड़ा अहम रोल जो है कि योगदान दे सकते हैं सर। और जहाँ तक हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड तो पूरे विश्व में और भारत में चिपको आंदोलन को देने वाली भूमि रही है, और प्रकृति से प्रेम उत्तराखंड का जो है एक बिल्कुल वो संकल्पना है, आत्मा है। और बहुत प्राचीन समय से भी चहल, नौले, धारे और इनका संरक्षण, मतलब आप ये लगाइए कि उत्तराखंड तो प्रकृति के साथ यहाँ की जो संस्कृति थी वो इस तरह से जुड़ी हुई थी कि नई शादी से जब बहू घर आती थी, तो सबसे पहले अगले दिन, जब दूसरे दिन सुबह को, सबसे पहले जो उसका जल स्रोत था, उस जल स्रोत की पूजा होती थी। नौला पूजन उसको कहा जाता है। तो ये एक मतलब एक तथ्य है जिससे ये पता होता है कि उत्तराखंड के नागरिक प्रकृति के संरक्षण के लिए कितने संजीदा थे। उनकी संवेदनाएं, वो बिल्कुल प्रकृति को अपनी माता की तरह बिल्कुल जो है मान के चलते थे। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती और ये एक क्षेत्र हमारे छात्रों के लिए भी काम करने का है। वर्तमान में सर मैं अभी जो जौनसार के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ सर, तो यहाँ पर क्या है कि जो पानी के स्रोत है, तो पानी के स्रोतों के पास मैं भविता देख रहा हूँ कि मंदिर है, और उनका जो मतलब गांव वालों का कहना ये है कि ये देवता का पानी है। बस बिल्कुल। तो वहां पर वो लोग उससे 10 से 15-20 मीटर दूर जूते चप्पल उतार करके बिल्कुल नंगे पांव ही जाया करते हैं। बिल्कुल सर। तो सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत सारी बिल्कुल ऐसी वो हैं। मैं इधर अपना टिहरी जनपद की बात करूं, जौनपुर क्षेत्र है, यहाँ पर जब जो खेती वेती का जो समय होता है, उसके बाद दुबड़ी एक त्योहार मनाया जाता है। तो उस त्योहार में जो हमारी ये अन्न होते हैं, इन अन्नों के माध्यम से ही पूजा की जाती है। और ऐसे कई हमारे त्योहार हैं जो कि प्रकृति से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड से पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए है कि प्रकृति की रक्षा यदि हम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे अपने अस्तित्व पर जो है भविष्य में संकट आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही भी सर, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जो हमारी ये महत्वपूर्ण जो प्रथाएं हैं, जो हमारे प्रकृति को संरक्षित करती है, चाहे हमारे जल स्रोतों को संरक्षित करती हो, चाहे वो हमारे वनों को संरक्षित करती हो, इन प्रथाओं को आगे बच्चों के पास ट्रांसफर करना भी हमारे लिए उतना ही सर जरूरी है। और इसके लिए हमें आवश्यक है कि हम बच्चों को इन छोटी-छोटी प्रथाओं के बारे में, इन छोटे-छोटे मूल्यों के बारे में बच्चों को हम जानकारी दें। तो हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए आवश्यकता बस इस बात की है कि हमारे घरों में जो मौजूद जो लोग हैं, जो आस-पास की कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी इस संदर्भ में जो है कि लगातार उपलब्ध करा सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये इस प्रश्न के उत्तर में हमने ये जाना सर कि जो छात्र है वो मार्गदर्शन का काम कर सकता है, मेंटरशिप का काम कर सकता है, और इवन अपने समुदाय में जागरूकता फैलाने के लिए वो सामुदायिक सहयोग भी कर सकता है। देखिए, हमने तो अभी एक छोटा-सा एक गोल हमने बात किया कि क्लीन वाटर और सैनिटेशन की। हमारे उत्तराखंड में चाहे जेंडर इक्वालिटी की बात हो या जो इनइक्वालिटीज़ किसी भी रूप में मेल फीमेल के बीच में, बच्चों के बीच में या अलग-अलग जेंडर्स के बीच में जो लोग भी हैं,
उन उनको हम बच्चों जो हमारे मैच्योर जो बच्चे हैं, जो स्किल्ड जो मैन पावर है, जो अनुभवी जो हमारा जो मैन पावर है, उनके माध्यम से हम एक अवेयरनेस कैंपेन जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं। और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा जो है कि बहुत सारे विद्यालयों में इस तरीके के कार्यक्रम जो है कि चलाए भी जा रहे हैं, जिसमें जो है कि स्वयंसेवी संस्थाओं का, या जो रिटायर्ड जो पर्सन है, या जो एनजीओज हैं, या जो नव युवक जो पढ़ करके निकल चुके हैं, उनका जो है कि एक वॉलंटरी जो है कि कंट्रीब्यूशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं, या जो आर्थिक अवेयरनेस का जो एरिया है, उसमें हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी है, वो उसको लगातार जो है कि उनका जो है कि ज्ञानवर्धन करे और उनको ओरिएंट करे, ताकि जो है कि इन समस्याओं पर हम समय से पहले जो है कि काबू पा सके। इसमें मैं एक छोटा सा इनपुट ही देना चाहूंगा कि हमारे विद्यालयों में भी हम क्या करते हैं सर कि जो काउंसलिंग, करियर काउंसलिंग जब करवाते हैं तो हम क्षेत्र के ही अपने विद्यालयों के पढ़े हुए बच्चों को, जो कि इस समय इंस्पेक्टर हैं या कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य कर, जो ऊंचे पद पर कार्य कर रहे हैं, या कोई खिलाड़ी है, उनको स्कूल में बुलाकर उनसे बच्चों का साक्षात्कार जरूर करवाते हैं।